आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम प्रिंट है चैप्टर का, वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम है ना जुपिटर नोटबुक में नई फाइल क्रिएट करते हैं पाइथन 3 वर्जन की। इस वक्त हमारी स्क्रीन पे जो हमें नज़र आ रहा है वो जुपिटर नोटबुक की एक नोटबुक है जिसका टाइटल आपको नज़र आ रहा है अनटाइटल्ड। इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मैं इस जुपिटर नोटबुक का नाम रख सकूं। तो पहली जुपिटर नोटबुक हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो हम इसका नाम प्रिंट रख देते हैं। प्रिंट रखने के बाद हमने इसको रीनेम किया तो ये आप देख रहे हैं कि ये रीनेम होके इसका टाइटल जो है वो प्रिंट हो गया। जैसा कि हमने कहा कि प्रिंट जो है वो एक स्टेटमेंट है। जब आप इसको फंक्शन प्रिंट का है, प्रिंट के फंक्शन, अब फंक्शन की पहचान क्या है, जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के आगे 2 ब्रैकेट लगे होते हैं जो इस बात को जाहिर कर रहे होते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये कुछ काम करेगा हमारे लिए। ये ग्रीन फॉर्म में आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हुई है। अगर मैं इसको कैपिटल P के साथ लिखूं, अब आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब मैं अगर इस सेल को एग्जीक्यूट करूं तो हमारे पास एरर आएगा कि कैपिटल P के साथ प्रिंट को हमारा इंटरप्रेटर नहीं जानता है। इससे मतलब हमें ये बात और पता चली कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि अगर कोई नाम स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर में ही दोबारा लिखा जाएगा। अगर उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखा गया तो वो उसको अदर नेम ट्रीट करेगा, वो वही नाम ट्रीट नहीं होगा। तो इसी तरह से ये प्रिंट का स्टेटमेंट फंक्शन है। हमने इसको दोबारा लिखा स्मॉल लेटर के साथ, ये ग्रीन हो गया, ये हमें शो कर रहा है कि स्पेलिंग हमारी राइट है, सही इसने आइडेंटिफाई किया। प्रिंट के हमने ब्रैकेट लगाए। अब इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू दूं, लाइक मैंने एक वैल्यू यहाँ पास की, इसको मैं जब रन करता हूँ तो ये वैल्यू हमारी स्क्रीन पर हमें नजर आ गई। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, हमसे एक वैल्यू लेता है और उसको एज इट इज हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देता है। अब यहाँ बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। पहला सवाल तो ये है कि क्या प्रिंट एक वक्त में एक ही वैल्यू लेगा। चलें चेक करके देखते हैं। प्रिंट के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन दोबारा कॉल किया, हमने उसके अंदर एक वैल्यू डाली, कॉमा डालकर हमने उसके अंदर दूसरी वैल्यू डाल दी। अब इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने इसको रन किया तो प्रिंट ने वो दोनों वैल्यूज प्रिंट करा दी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट के लिए ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा वैल्यूज भी दी जा सकती हैं। और एक से ज़्यादा क्या, अगर मैं कोई वैल्यू भी प्रिंट को ना दूं और इस सेल को एग्जीक्यूट करूं तो ये प्रिंट का फंक्शन चल रहा है, लेकिन चूंकि हमने कोई वैल्यू उसको नहीं दी है इसलिए उसने कुछ प्रिंट भी नहीं कराया। किस किस्म की वैल्यू दे सकते हैं, ये बात तो हमने सीख ली कि एक वैल्यू दे सकता हूँ, एक से ज़्यादा दे सकता हूँ, जितनी चाहे उतनी दे सकता हूँ। वैल्यूज़ की टाइप होती है। अच्छा, अब जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मैं वर्ड वैल्यू इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं डाटा इस्तेमाल करूंगा कि मैं प्रिंट को कोई डाटा दे रहा हूं। तो डाटा हमारे पास बेसिकली नंबर की फॉर्म में होता है या फिर हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। नंबर की फॉर्म में जो डाटा है उसे हम इंटीजर डाटा कहते हैं। फिर दूसरा टाइप ऑफ नंबर जिसके अंदर पॉइंट आ रहा होता है, डेसिमल आ रहा होता है, उसे हम फ्लोटिंग नंबर कहते हैं। तो नंबर्स के हमारे पास 2 तरह का डाटा होगा, इंटीजर डाटा और फ्लोटिंग डाटा। इस तरह से कि मैं यहाँ पर अब प्रिंट में हमने एक वैल्यू दी 1 2 3, दूसरी वैल्यू हमने दी 12.3। अब आपके पास 23 एक इंटीजर डाटा है, 12.3 एक फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है। दोनों नंबर्स हैं लेकिन एक इंटीजर नंबर है और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं, ये दोनों नंबर भी एज इट इज प्रिंट हो गए। तीसरा हमारे पास जो डाटा होगा वो तीसरा डाटा हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। टेक्स्ट की फॉर्म में जितना भी डाटा आप लिखेंगे वो सिस्टम को सिर्फ उस वक्त पता चलेगा कि टेक्स्ट है जब हम उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें, जो भी टेक्स्ट हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे वो टेक्स्ट जो है वो एज इट इज प्रिंट होगा। इस टेक्स्ट को हम प्रोग्रामिंग टर्म्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू आप देखें STRING, ये स्ट्रिंग है। ये हमारे पास, हम इसको देखें, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोटिंग पॉइंट
वैल्यू, दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। तो हमने देखा कि हमने प्रिंट का फंक्शन यूज करते वक्त एक इंटीजर वैल्यू को भी प्रिंट कराया, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी प्रिंट कराया और एक हमने स्ट्रिंग वैल्यू को भी प्रिंट कराया। स्ट्रिंग वैल्यू की पर मजीद बात करते हैं कि स्ट्रिंग जब पता कैसे चलता है स्ट्रिंग का, मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए। जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होगी, चाहे वो कोई नंबर ही क्यों ना हो, जैसे आप देखें प्रिंट के अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया 12। अब ये 12 भी नंबर नहीं रहा, ये स्ट्रिंग कहलाएगा। तो जो भी हम डाटा इस कोटेशन के अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, वो डाटा स्ट्रिंग डाटा कहलाता है। तो डाटा के हवाले से हमें दो बातें समझ में आई, दोबारा रिपीट करते हैं। डाटा हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में है। नंबर्स दो तरह के हैं, इंटीजर्स और फ्लोटिंग नंबर्स। फिर हमारे पास डाटा की दूसरी टाइप जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है, और टेक्स्ट हमारे पास सारा डाटा स्ट्रिंग डाटा कहलाता है। स्ट्रिंग डाटा के अंदर जो है वो नंबर भी आ सकता है, टेक्स्ट भी आ सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। देखें कि अगर मैं प्रिंट कराऊं, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 1 2 3, कोई टेक्स्ट लिख दिया, अब ये दोनों चीज़ें एज इट इज प्रिंट हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रिंग का और नंबर का, जिसे हम अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स भी हैं और उसके अंदर जो है वो नंबर्स भी हैं। अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी एज इट इज प्रिंट जो है वो हो जाता है। तो हमने देखा प्रिंट फंक्शन जो है वो हम जो भी वैल्यू उसे दे रहे हैं, जो भी डाटा उसे दे रहे हैं, एक्चुअली जो भी डाटा उसे दे रहे हैं, उस डाटा को वो एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है। जिस तरह हमने इंटीजर डाटा दिया, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा दिया और स्ट्रिंग डाटा दिया, उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। हम प्रिंट फंक्शन को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। अभी जब मैंने प्रिंट फंक्शन चलाया, आप देख रहे हैं कि हमारा कर्सर जो है इसके बीच में है। अगर आप इसके बीच में कर्सर रख के जो है वो शिफ्ट टैब दबाएंगे तो आपके पास स्क्रीन पे कुछ नज़र आएगा। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसको फंक्शन का सिग्नेचर कहते हैं। सिग्नेचर क्या चीज़ होती है? उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि फंक्शन हमसे किस किस्म की वैल्यूज़ लेता है और क्या हमें आउटपुट देता है। तो इस सिग्नेचर में हम देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी और डॉट डॉट डला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक से अलावा जितनी चाहे वैल्यूज आप दे सकते हैं, कोई लिमिट इसके अंदर नहीं है। तो हमने देख लिया, एक से ज़्यादा वैल्यूज दे के भी देख लिया। दूसरा, आपके पास एक और इसके अंदर पैरामीटर है जो SEP करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो चलें इसको समझते हैं कि ये SEP क्या है। जब मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज प्रोड्यूस की, प्रिंट को दी, कि एक वैल्यू ये दे दी हमने और एक वैल्यू हमने दे दी पाइथन की, ये दो वैल्यूज दी गई, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि ये इसको कैसे पता चल रहा है? दो वैल्यूज हैं, प्रिंट को इस कॉमे से पता चलता है। कॉमे के बाद जैसे ही कॉमा स्टार्ट होता है, इसका मतलब इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि अभी इसके बाद जो है वो वैल्यू नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो गई। अगर मैं इसके आगे एक और कॉमा लगाऊं और यहाँ पर वैल्यू दे दूं तो इसका मतलब अब ये तीसरी वैल्यू शुरू हो गई। इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो हमारे सामने जो आउटपुट हमें नजर आ रहा है वो ये तीनों वैल्यूज नजर आ रही हैं। लेकिन अब यहाँ आप गौर करेंगे कि ये तीनों वैल्यूज के दरमियान जो है वो गैप आ रहा है। अब गैप क्यों आ रहा है? क्या हमने पाइथन को ये कहा कि भाई एक वैल्यू प्रिंट करना तो दूसरी वैल्यू में गैप दे देना? आप सोच रहे होंगे कॉमे की वजह से आ रहा है। तो अभी मैंने बताया कॉमा एक सिग्नल है कि नई वैल्यू स्टार्ट हो गई। कॉमे का मतलब गैप नहीं है। ये गैप इसलिए आता है कि हम जब अब ये फंक्शन देखें दोबारा, ये गैप आता है इसलिए कि यहाँ पर ये यूज हुआ होगा। ये है SEP सेप, ये है सेपरेटर, वैल्यू सेपरेटर। एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से सेपरेट कैसे होगी? सेपरेटर के अंदर यहाँ लिखा हुआ है स्पेस, यानी जब एक वैल्यू प्रिंट होगी तो दूसरी वैल्यू सेपरेट होते वक्त उसमें स्पेस आ जाएगा। तीसरी वैल्यू प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर स्पेस आ जाएगा। अगर हम सेपरेटर नहीं देते हैं, हमने अभी प्रिंट के अंदर कोई सेपरेटर नहीं दिया है, तो ये डिफॉल्ट सेपरेटर पाइथन ने अपने प्रिंट के फंक्शन में खुद लगाया हुआ है कि अगर हम नहीं देंगे तो ये स्पेस यूज करेगा। लेकिन अगर हम अपना सेपरेटर सप्लाई कर दें इसको लाइक दिस, इस तरह देखें, कॉमा डाला हमने, सॉरी यहाँ कॉमा हमने रखा और यहाँ सेपरेटर। अब मैंने सेपरेटर में कोटेशन डाले लेकिन ये स्पेस है, मैं स्पेस इसका खत्म कर देता हूं। अब क्या होगा? अब जब ये प्रिंट फंक्शन चलेगा तो पाइथन का सेपरेटर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि जो हमने प्रोवाइड किया वो इस्तेमाल होगा। तो हमने जो प्रोवाइड किया है उसके अंदर स्पेस हमने खत्म कर दिया है। तो अब हमारा जो आउटपुट है वो इस शक्ल में आ रहा है। देखें, तीनों वैल्यूज के दरमियान से सेपरेशन खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ सेपरेटर एक बढ़ा दूं
तो ये सेपरेटर वैसे ही हो गया। अब सेपरेटर के अंदर में स्पेस के बजाय समझने के लिए कुछ और वैल्यू रखता हूँ, मैं रखता हूँ भी हैश साइन लग जाए सेपरेटर में। अब हम देखेंगे कि हमारा स्पेस की जगह क्या आएगा, हैश साइन आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आप और कोई सेपरेटर लिखना चाहें, कुछ भी स्ट्रिंग यहाँ पास कर सकते हैं, आई एम अ सेपरेटर, तो इसने जो है वो तमाम वैल्यूज को सेपरेट कर दिया। मजीद पाइथन के फंक्शन प्रिंट फंक्शन के अंदर एक और पैरामीटर हमारे पास आगे आ रहा है, आप देखेंगे ये है एंड। ये एंड क्या करता है इसको समझते हैं। एंड के अंदर अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड 1, और मैं एक और सेंटेंस लिखा हेलो वर्ल्ड 2, देन अनदर हेलो वर्ल्ड 3। ये 3 दफा हमने पाइथन के फंक्शन को वैल्यूज दी हैं, और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने पर 3 लाइनें हमारे पास आउटपुट आ गई। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर लग रहा है कि हमने 3 प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं और 3 हेलो वर्ल्ड, हेलो 1, 2, 3 ये तीनों प्रिंट हो गए। अब सवाल ये है कि जब इसने पहली बार ये प्रिंट किया, ये पाइथन का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये प्रिंट किया, तो अगली बार जब प्रिंट किया तो वो नेक्स्ट लाइन पे क्यों आया, वो इसके अगली लाइन पे क्यों नहीं चला गया? उसकी नेक्स्ट लाइन पे जाने की वजह क्या है? उसकी नेक्स्ट लाइन पे जाने की वजह है ये एंड का डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पर इन्होंने इंसर्ट की है /n। ये /n ये एस्केप कैरेक्टर कहलाता है, पाइथन का एस्केप कैरेक्टर। ये /n का मतलब है कि नई लाइन पे जाना। जब वैल्यूज एंड हो जाएं, यहाँ पर ये वैल्यूज एंड हो जाएं, सेपरेटर खत्म हो जाए, वैल्यू एंड हो जाए, तो उसके बाद आप अगला काम करने से पहले नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले जाएं। ये इसके अंदर डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। मैं इसके बिहेवियर को भी चेंज कर सकता हूँ। हम ये कर सकते हैं कि अब यही काम मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट किया, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा डाल के एंड वाला जो उन्होंने नेक्स्ट लाइन जाने का उसको ऑर्डर किया है, हम उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी एम्प्टी छोड़ दिया, कॉमा डाल के यहाँ पर भी एम्प्टी छोड़ दिया। अब ये पहली लाइन खत्म करेगा, नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा, और उसी के आगे से दूसरी लाइन शुरू करेगा, और फिर नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा और तीसरी लाइन का एंड आ जाएगा। लेट्स सी, ये देखिए हेलो वर्ल्ड 1 खत्म हुआ, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3। अब नेक्स्ट लाइन पे जाने वाला ऑप्शन हमने इसके अंदर से खत्म कर दिया। हम को चेंज कर सकते हैं, दूसरे एस्केप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैं टैब का एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल कर लूँ तो इनके दरमियान जो स्पेस है वो एक टैब की फासले पर आ जाएगी। मैं इसके अंदर डबल टैप कर दूं, दोबारा एक और टी लगा दूं, तो जी एक और टैब आ जाएगी। अब इसको चला के देखें, अब स्पेस डबल टैप के बराबर हो गया। इसी तरह से मैं डबल टी के बजाय उन्होंने सिंगल एन डिफॉल्ट पे रखा था, मैं डबल एन डिफॉल्ट पे रख दूं, तो अब इनके दरमियान जो लाइंस का गैप होगा, आप गैस करें कितना होगा, ये होगा ज़्यादा लाइंस का गैप। इससे देखें, ये यूजुअल वाला था जो सिंगल एन से बाय डिफॉल्ट चल रहा था, और ये हमने उसको ओवरराइड कराया और लाइंस नेक्स्ट लाइन के बाद एक और लाइन छोड़ने का उसको स्पेस दे दिया। तो इस तरह से ये प्रिंट फंक्शन काम कर रहा है। आप इसके अंदर और भी टेक्निक्स को देख सकते हैं, जिस तरह के हमारे पास एस्केप कैरेक्टर्स हैं। अब आपका काम इसमें करने का ये है कि आप पाइथन के जितने एस्केप कैरेक्टर्स हैं और एक्सप्लोर करें कि /n/t अभी हमने 2 यूज़ किए हैं, और कौन कौन से एस्केप कैरेक्टर्स हैं उनको अप्लाई करके देखें और देखें कि उनका आउटपुट कैसा आ रहा है, और उसको नोट डाउन करें, उसकी फाइल जो है वो आप बनाएं। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं अपने प्रिंट के फंक्शन का।